डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास 11th यूपी बोर्ड इंग्लिश मॉडल पेपर। आज हम कक्षा 11वीं यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से 2023 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके जो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हों और आपके एनुअल एग्जामिनेशंस हों, जो भी एग्जामिनेशंस आप फेस करेंगे, उन एग्जामिनेशंस में जिस पैटर्न पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का हम विस्तृत अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए आप इसे धैर्य के साथ सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो आप इसे राइट डाउन भी करते चलें, आप इसे लिखते भी चलें, ताकि आपको इस समझने में आसानी हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्शन ए जो कि रीडिंग से संबंधित सेक्शन है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में 15 मार्क्स आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे, जिसके लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पैसेज। अब हम इस पैसेज को पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिटरेचर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स and one of the most powerful instruments forming character, for giving us men and women armed with reason, braced by knowledge, clothed with steadfastness and courage, and inspired by the public spirit and public virtue, of which it has been well said that they are the brightest ornaments of mind of man. Bacon is right when he bids us not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find, talk and discourse, but to weigh and consider. As let's read to weigh and consider, at let's read to weigh and consider. First of all, I would like to tell you about Bacon. सर फ्रांसिस बेकन, इनका पूरा नाम सर फ्रांसिस बेकन है, एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ एसेज। इनको एसे के जनक के रूप में जाना जाता है, निबंध के जनक के रूप में बेकन को जाना जाता है। इनके जो भी एसेज हैं, इनके एसेज बहुत ही बेहतरीन हुआ करते हैं। एसेज ऑफ एलिया, अगर आप चार्ल्स लैम्ब को जानते हो तो चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ एसे कहा जाता है। एसे का राजकुमार इलिया को जाना जाता है। एसेज ऑफ इलिया के नाम से इनकी एक बहुत अच्छी बुक है चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब ये प्रिंस कहे जाते हैं, एसेज ऑफ प्रिंस ऑफ एसेज। एंड सर फ्रांसिस बेकन, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ एसे। इनको एसे का जनक कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। अब इस पैसेज से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज। इस पर्टिकुलर पैसेज का आपको टाइटल बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर व्हाट लिटरेचर इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो किस चीज़ के लिए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। पावरफुल यानी कि शक्तिशाली या प्रभावशाली, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। तो ये जो लिटरेचर है ये किस के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर। लोग लिटरेचर से क्या प्राप्त करते हैं। व्हाट इज बेकन्स ओपिनियन अबाउट लिटरेचर। बेकन का लिटरेचर के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या विचार है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। कुछ वर्ड यहाँ दिए गए हैं जिनके मीनिंग्स आपको इस पैसेज से ही क्लियर करने होंगे। नाउ आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन,
जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा था, आपको टाइटल बताना है एंड टाइटल इज पावर ऑफ लिटरेचर। इस पर्टिकुलर पैसेज का टाइटल पावर ऑफ लिटरेचर है कि लिटरेचर की कितनी पावर है, उसकी कितनी प्रभाव है, ये इसका टाइटल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉर व्हाट लिटरेचर इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, किसके लिए लिटरेचर एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। लिटरेचर इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग कैरेक्टर, फॉर गिविंग अस मैन एंड वुमन आर्म विद रीजन, ब्रेस्ड बाय नॉलेज, क्लॉथ विद स्टीड फास्ट एंड करेज। ये आपको पैसेज में लाइन, पर्टिकुलर पैसेज में ही आपको लाइन देखने को मिलेगी। सिर्फ ज़रूरत है आपको इस पैसेज को समझने की। यदि आप समझ गए तो आप आंसर्स को जरूर ढूंढ पाएंगे। लिटरेचर जो है वो चरित्र निर्माण के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो मेन है, वुमन है, उनको रीजन, उनको विवेक देने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। ब्रेस्ड बाय नॉलेज, उनको नॉलेज के द्वारा तैयार करने के लिए भी एक साधन है। क्लॉथ विद स्टीड फास्ट एंड करेज, उनके अंदर अगर किसी तरह का दृढ़ता अगर आ रहा है, साहस आ रहा है, तो उसके लिए भी लिटरेचर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, दिस इज योर क्वेश्चन एंड आंसर इज ही कैन टॉक विद अदर पीपल एंड इट्स गिव करेज टू पीपल। लिटरेचर का जब व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसके अंदर इतनी विवेक आती है, इतनी शक्ति आती है कि वो लोगों से बातें कर सकता है, और साथ ही साथ ये जो लिटरेचर है ये लोगों के अंदर करेज भी प्रोवाइड करता है, उनके अंदर साहस भी भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज बेकन्स ओपिनियन अबाउट लिटरेचर। बेकन का लिटरेचर के संदर्भ में क्या ओपिनियन था, क्या विचार था, ये आपको बताना है। लिटरेचर इज द ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ ह्यूमन माइंड। उसने कहा कि जो लिटरेचर है ये ह्यूमन माइंड का सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकदार हिस्सा है, सबसे चमकदार ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण है। लिटरेचर एक, जिस तरीके से कोई स्त्री सजने संवरने के लिए श्रृंगार करती है, जिस तरीके से गहनों का उपयोग करती है, उसी तरीके से ह्यूमन माइंड को अगर सजाना है तो उसके लिए लिटरेचर की ज़रूरत पड़ती है। एंड लिटरेचर इज़ द ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ ह्यूमन माइंड। दे आर कैरेक्टर आर्म विद रीजन, नॉलेज, फास्टनेस, करेज, स्पिरिट एंड वर्च्यू। और लिटरेचर के द्वारा ही उनके अंदर चरित्र का विकास होता है, उनके अंदर रीजन, विवेक का विकास होता है, नॉलेज, ज्ञान आती है, फास्टनेस, दृढ़ता आती है, साहस आती है, उसके अंदर वर्च्यू आते हैं, सद्गुण आते हैं। लाइक दैट, इस तरीके से लिटरेचर के बारे में बेकन का अपना ओपिनियन था। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। आपको इस पैसेज में प्रीपेयर्ड के लिए कौन से वर्ड यूज किए गए हैं ये आपको ढूंढने थे, जिसका आंसर ब्रेस्ड है। ब्रेस्ड का मतलब ही प्रीपेयर्ड होता है। रिजोल्यूटनेस का तात्पर्य क्या है इस पर्टिकुलर पैसेज में। स्टीड फास्टनेस, ये आपको इस पैसेज में मिला। प्रूव टू बी रॉन्ग, जो प्रूव टू बी रॉन्ग है इसके लिए कन्फ्यूज का जो मीनिंग होता है वो प्रूव टू बी रॉन्ग होता है। अर्थात ये 3 वर्ड ऐसे थे जिनके आपके मीनिंग आपको इसी पैसेज में ढूंढने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये राइटिंग सेक्शन से संबंधित है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पर एक एसे लिखना है, एक निबंध लिखना है। सबसे पहले आप ध्यान दें, जब कभी भी आप कोई भी एसे राइट डाउन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी एक आउटलाइन बनानी चाहिए, और उसके बाद आपको उन आउटलाइंस के द्वारा ऐसे को स्टार्ट करने चाहिए ताकि आप इसको सही तरीके से लिख पाएँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने प्रकार की बेरोजगारी है। काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सॉल्यूशन है, क्या निराकरण है। कंक्लूजन, और लास्ट में आपको इसके
कंक्लूजन के बारे में बताने हैं, निष्कर्ष के बारे में बताने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। यदि आप चाहें तो आप स्क्रीन को स्लो करके आप अपने वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। यदि आपको लिखने की ज़रूरत हो तो आप इसे लिख लें। देयर आर मेनी गुड स्कूल्स, कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़ इन आवर कंट्रीज। हमारे देश में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट फ्रॉम देयर। हजारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष वहाँ से निकलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसका जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्लोली इट इज़ बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। और धीरे धीरे ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। एन आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अपीयर्ड। एक अनएम्प्लॉयमेंट की आर्मी, एक बेरोजगारों की बहुत बड़ा समूह धीरे धीरे अपीयर्ड होना शुरू हो गया है, दिखाई देना शुरू हो चुका है। वेयर देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट, जहाँ कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ कहीं भी रोजगार नहीं है। पीपल हु डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट, जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उन्हें ही अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, उन्हें ही बेरोजगार कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन द वे ऑफ सेल्फ एंड कंट्री प्रोग्रेस। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्व और साथ ही साथ देश के प्रोग्रेस, देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो द लैक ऑफ वर्क फॉर दोज हु वांट टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य ये भी है कि जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी काम की कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया टुडे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आज भारत की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट मेनी फैमिलीज हैव बिकम हॉलो फ्रॉम द इकोनॉमिक कंडीशन। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी तरह से खोखली पड़ चुकी है। इकोनॉमिक प्लान्स इन आवर कंट्री विल नॉट बी सक्सेसफुल। हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स प्लान्स हैं, जो आर्थिक योजनाएं हैं, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकती अनटिल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट इरिडिक्टेड। जब तक कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समाप्त नहीं की जाती। टुडे वी आर इंडिपेंडेंट बट टिल नाउ वी हैव नॉट बीन फाइनेंशियली कैपेबल। आज हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट तो हैं, स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली अगर देखें, अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो हम सक्षम नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनके कितने टाइप्स हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के मेनली 4 टाइप्स हमने आपको बताएं। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, ये पूरी तरह से अगर बेरोजगारी है उसे, जैसे अगर आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में, वेयर लेबर इज नॉट वैल्यूड एट ऑल, जहाँ पे परिश्रम को तनिक भी वैल्यू न दी जाए तो उसे हम टोटल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जान सकते हैं। सेमी अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ पार्ट टाइम जॉब। सेमी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कभी भी आपको कुछ समय के लिए रोजगार मुहैया कराया जाए, उसके बाद आप फिर से उसी कंडीशन में अगर चले जाते हैं, दैट इज पार्ट टाइम जॉब और सेमी अनएम्प्लॉयमेंट। वेयर लेबर इज बॉट फॉर 2 or 4 आवर्स, जब किसी को 2-4 घंटों के लिए हायर की जाए, 2-4 घंटों के लिए काम कराई जाए और उसके बदले में उसे उस मजदूरी दी जाए, दैट इज कॉल्ड सेमी अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह की जो बेरोजगारी है वो सेमी अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानी जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक बिजनेस, प्रत्येक व्यापार का, प्रत्येक पैसे का, धंधा का एक सीजन होता है, जिस सीजन में पिक पे होता है और फिर बाकी के समयों में काफ़ी उसकी धीरे धीरे उनमें डिक्रीज होने लगते हैं। लाइक व्हेन लेबर्स आर केप्ट वाइल हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, जब आप ध्यान दें, जब हार्वेस्टिंग होती है, जब फसलों की कटाई होती है तो उस समय लेबर्स की डिमांड ज़्यादा होती है। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग अगर बन रही है, उसका निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे लेबर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। लेबर्स आर हायर्ड, वहाँ लेबर को हायर की जाती है। लेटर दे बिकम अनएम्प्लॉयमेंट, और बाद में जैसे ही वो काम समाप्त होता है लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग लेबर्स आर हायर्ड, लेटर दे बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की जो रोजगार देने का जो जहाँ तक व्यवस्था है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक कारण है। स्टेटस
अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आपको टॉपिक से ही, इसके हेडिंग से ही आप समझ सकते हैं। स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य आप ऐसे लगाएं कि जिस तरीके से आपकी एबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है, उस तरह का अगर आपको एम्प्लॉयमेंट, उस तरह का अगर आपको व्यवसाय, अगर कार्य न मिले तो आप उसको करना पसंद नहीं करेंगे, और इस स्थिति में आप स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं। वेयर देयर इज अ लैक ऑफ वर्क ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम द एबिलिटी एंड एबिलिटी द रीजन इन अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार आपको काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, तो इसे स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानी जाती है। नाउ अब हम कुछ बात करते हैं जो हमारे यहाँ कुछ लेवल्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जिसमें हम बात कर लें कुछ ऐसे स्तर हैं। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड पीपल। पहले वे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो एजुकेटेड हैं, यानी शिक्षित बेरोजगार लोग। सेकेंड जो लेवल है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद क्राफ्टमैनशिप। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको हस्तकला में पारंगत हैं, लेकिन उनको रोजगार न होने के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द इलिटरेट, जो निरक्षरता है, वो भी जो है, जो अशिक्षा है, उसकी भी एक बेरोजगारी का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये मेनली थ्री टाइप्स के लोग, थ्री टाइप्स के लेवल हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। द फर्स्ट रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और जो पहला अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है वो है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। 1 करोड़ पर ईयर इन कंट्री बेबीज आर बर्न। प्रति वर्ष 1 करोड़ बच्चों का जन्म हमारे देश में होता है। द मीन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर नॉट इंक्रीजिंग इन द प्रपोर्शन इन विच द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। और इसका कारण यही है कि दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण हैं उन पे अगर हम बात करें तो मेनी रीजन्स अकाउंट फॉर दिस। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। फर्स्टली, आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रेट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी पर्सन एट सच हाई रेट। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो सबसे प्रथम कारण है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का। और जिस तरीके से ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उस दर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना संभव नहीं है। सेकेंडली, आवर एजुकेशन सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी पूरी तरह से इसके लिए उत्तरदायी है कि हम बेरोजगार हो रहे हैं। इट इज़ मोर बुकिश एंड लेस प्रैक्टिकल। चूँकि ये पूरी तरह से बुकिश हो चुकी है, किताबों तक सीमित हो चुकी है, प्रैक्टिकली नहीं है, व्यवहारिक कोई ज्ञान नहीं मिलता। ये भी कारण है कि हम एजुकेशन गेन करने के बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। इट मेक्स स्टूडेंट्स गुड ओनली एट पेपर वर्क। सिर्फ पेपर वर्क पे स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। दे आर नॉट स्किल्ड एंड हैंस डोंट हैव द करेज टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। चूँकि ये स्किल्ड नहीं हो पाते, ये कुशल नहीं हो पाते, इसलिए ये अपना बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर पाते। और यही कारण है कि ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। इवन इफ़ दे डू बिजनेस दे ऑफन फेल एंड बिकम अनएम्प्लॉयड अगेन। अगर ये कोई बिजनेस शुरू भी करते हैं तो ये फेल हो जाते हैं और फिर से ये बेरोजगार हो जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेज। हमारे जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेज हैं, वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होते। इंडिया इज़ मेनली अ एग्रीकल्चर कंट्री। जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। हाउएवर दिस एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज सीजनल। फिर भी हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है, जो कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, वो सीजनली हैं। हैंस आवर फार्मर्स रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर। और यही कारण है कि हमारे देश के जो किसान हैं वो वर्ष के अधिकांश समयों में अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार रह जाते हैं। मैनी अदर काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ और भी कारणों पे डिस्कस करना चाहेंगे। देयर आर अदर काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसके और भी कारण हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारा दबाव है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीकैप इंडस्ट्रीज। जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज हैं, जो
शिल्प से संबंधित जो कारखाने हैं उनका भी पतन हो रहा है। फॉल्टी प्लानिंग, हमारी योजनाएं सही नहीं है। इग्नोरिंग वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं। लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग वर्कर्स, वर्कर्स के अंदर मोबिलिटी की कमी है। लैक ऑफ डिजायर टू बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होने की जो इच्छा है उसका भी लोग त्याग कर चुके हैं। ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती जा रही है। टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री वी हैव टू वर्क विद फॉरसाइट, फर्स्ट फॉर हिम emphasis हैज़ टू बी लेड ऑन फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो हमें फैमिली प्लानिंग पे काम करना होगा, परिवार नियोजन पे वर्क करना होगा। द राइट टू प्रोटेक्शन विल हैव टू बी टेकन अवे फ्रॉम दोज हु कांट नर्चर, जो लोग नर्चर नहीं कर सकते, जो लोग पालन पोषण नहीं कर सकते, उनके पास ये जो राइट टू प्रोक्रिएशन है, जो प्रोक्रिएशन का मतलब मेरे प्यारे भाइयों मेरे बहनों, जो लोग संतानोत्पत्ति लगातार करते जा रहे हैं और करने के बाद जब वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते तो उनको ये प्रोक्रिएशन करने का भी कोई अधिकार नहीं है, ये उनसे छीन लेना चाहिए। लाइक एन इमरजेंसी दिस प्रोग्राम विल हैव टू बी मेड अ सक्सेस विद अ हार्ड हर्ट, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो ये सफल हो सकता है। द exemption of reproduction on the basis of religion has to be restricted, जो धर्म के आधार पर रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, जो प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है उसे भी रोकना होगा। एजुकेशन हैज़ टू बी कमर्शलाइज्ड, जो एजुकेशन है उसे पूरी तरह से कमर्शलाइज्ड करनी होगी। सो दैट इन यूथ सेक्शन टूवर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बी इंटरेस्टेड, ताकि लोगों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति रुचि जागृत हो। विद द डेवलपमेंट बाय न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए। न्यू स्किल्स विल इंक्रीज रैपिडली, और नए नए जो स्किल्स हैं, जो नए नए कौशल हैं वो भी बहुत तीव्रता के साथ इंक्रीज होने चाहिए। सम प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मस्ट बी इंश्योर्ड सो दैट they are not inferior to the competition of big industries, don't lag behind, जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को बड़े इंडस्ट्रीज से इन्फेरियर ना समझे, उपेक्षित ना समझे, अपने आप को भी वो एक सम्मानजनक स्थिति में पाने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेटेड यूथ हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल लेबर, जो एजुकेटेड यूथ है, जो शिक्षित युवा वर्ग है, उसको जो फिजिकल लेबर है उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए। इंटरेस्ट हैज़ टू बी क्रिएटेड इन दियर माइंड टूवर्ड्स लेबर, परिश्रम के प्रति उनके माइंड में, उनके मस्तिष्क में इंटरेस्ट जागृत करनी होगी। सो दैट दे अडॉप्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ताकि वो जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, जो आसपास के वातावरण में जो कारखाने हैं उनके प्रति उनकी रुचि बढ़े। इंडस्ट्रीज आर द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, वो देश के प्रोग्रेस के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। टुडे द प्रोडक्शन ऑफ द नेशन इज फॉलिंग, आज देश का प्रोडक्शन रुक चुका है, गिर रहा है। दिस विल हैव टू इंक्रीज, इसे बढ़ानी होगी। न्यू इंडस्ट्रीज विल हैव टू इस्टेब्लिश, नई नई इंडस्ट्रीज लगानी होगी। द नेशन विल गेट द नेसेसरी थिंग फ्रॉम न्यू इंडस्ट्रीज, तब हमारे नेशन को, राष्ट्र को जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उस नई इंडस्ट्रीज से प्राप्त होंगी। एंड द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, और इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट की जो साधन है, जो रोजगार का साधन है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करें सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन क्या है? जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी की समस्या है, इसकी क्या सॉल्यूशंस है, क्या इनकी निराकरण है, कैसे इसको दूर करते हैं? नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी शुड स्टॉप इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पहली चीज़ कि हमें अपनी पॉपुलेशन को रोकनी होगी। द गवर्नमेंट शुड टेक ऑल पॉसिबल मेजर फॉर दिस। फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स शुड बी इनकरेज्ड, जो परिवार नियोजन की जो टेक्निक्स है उसको प्रोत्साहित करना होगा। आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड पे मोर अटेंशन टू वोकेशनल ट्रेनिंग, हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति ज़्यादा ध्यान देना होगा। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस, सिलेबस में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड यानी रोजगार से संबंधित सिलेबस को भी इंक्लूड करने होंगे, शामिल करने होंगे। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी इनकरेज, जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोत्साहित करने होंगे।
द माइंड सेट ऑफ एवरी यूथ शुड बी वोकेशनल, जितने भी यूथ हैं उनके माइंड सेट को वोकेशनल के प्रति सेट करने होंगे। इंस्टीड ऑफ रनिंग फॉर जॉब्स दे शुड ट्राई टू सेट अप देयर ओन इंडस्ट्री, इन दिस वे दे कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स आल्सो। जॉब की तलाश में इधर उधर भटकने के बजाय अपनी खुद की इंडस्ट्री सेट करने का प्रयास करना चाहिए और इस तरीके से हम दूसरे को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 80% जनसंख्या भारत की जो है वो गाँव में निवास करती है और ये पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ फार्मर्स इज वेस्टेड, बहुत सारा समय फार्मर्स का वेस्ट हो जाता है। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर एम्प्लॉयबल रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग, और इस तरीके से जो ग्रामीण रोजगार का जो विकास है, जो योजनाएं हैं, उसकी आवश्यकता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और ऐसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट की आवश्यकता है जो कि कृषि पर आधारित हों। सिमुलटेनियसली अ रिवोल्यूशन कैन बी ब्रॉट इन द लाइफ ऑफ विलेजेस बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी टू द विलेजेस, और साथ ही साथ जो विलेजेस हैं वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी ताकि उनके जीवन में एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति आ सके। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस बाय फुल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्रीजेज इन इन्वेस्टमेंट, नेशनल पॉलिसी मेकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट services. Therefore, the problem of unemployment can be solved by the above mentioned effort. With this, India can also become economically strong nation. Poverty can be removed from India forever. और इस तरीके से इस इंडिया से हमेशा के लिए गरीबी को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Write a letter to the district magistrate against continuing complete breakdown of electricity in your area. आपके एरिया में पूरी तरह से लगातार इलेक्ट्रिसिटी की ब्रेकडाउन होती है। इसके संदर्भ में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेटर। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोनभद्र यूपी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने वीडियो के किसी दूसरे हिस्से में आपको ये बताने का प्रयास करूँगा हाउ टू राइट अ करेक्ट लेटर आर एन एप्लीकेशन। एक लेटर या एप्लीकेशन को किस तरीके से, सही तरीके से उसकी फॉर्मेट होती है, कैसे उसे लिखी जानी चाहिए, किस तरीके से उसे एंड की जानी चाहिए। फिलहाल मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। नाउ स्टार्ट। टू के बाद यहाँ पे कामा जरूर लगाइए। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोनभद्र यूपी, ये आपने जिसे लिखा उसके संदर्भ में आपने उसे सैल्यूट किया। सब्जेक्ट की बात करें, कंप्लेंट अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके एरिया में लगातार अक्सर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होती है, उसके संदर्भ में आप अब सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आपने सब्जेक्ट डाल दिया। नाउ स्टार्ट। सर, अब आप अपनी लेटर को स्टार्ट करेंगे। सर के बाद कॉमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। I on behalf of my locality wish to draw your kind attention towards frequent breakdown of electricity in अमवार बघाड़ू सोनभद्र। हमारे अमवार बघाड़ू सोनभद्र में जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी जो ब्रेकडाउन है, ये अक्सर होती रहती है, तो इस ओर मैं आपका ध्यान खींचने के लिए ये लेटर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। द लो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एरिया हैज़ बिकम ऑलमोस्ट डेली रूटीन। जो लो वोल्टेज की समस्या है और जो फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग, जो लगातार ट्रिप करती है लाइट, ये हमारे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी की डेली रूटीन बन चुकी है। ड्यूरिंग द 3 आवर डेली कट, दिन में प्रतिदिन 3 घंटे पावर कट हो जाती है। नो वन एक्सपेक्ट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाता, उम्मीद नहीं कर पाता कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दोबारा हो पाएगी। बट द अनअनाउंस्ड फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपली नाइटमेरिश। ये अनअनाउंस्ड, बिना पूर्व किसी घोषणा के, सूचना के जो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी की होती है, ये एक बहुत ही भयावह है। एट नाइट वन इज लेफ्ट
half through the meals at the dining table. During the day there is no rest, no comfort, no protection from the sultry weather. Next हम बात करते हैं, beside this low voltage of electricity has damaged electric lamps, tubes and other electric appliances. जो लो वोल्टेज की समस्या है, इससे जो फैंस हैं, जो इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं और भी जितने भी जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैं, जितने भी विद्युत उपकरण हैं, उनकी अक्सर डैमेज होते रहते हैं. फैंस डोंट गिव प्रॉपर एयर ओविंग टू लो वोल्टेज. लो वोल्टेज के कारण फैंस भी प्रॉपर एयर नहीं दे पाते. मेनी टाइम्स कंप्लेंट हैव बीन लॉस्ट विद योर ऑफिस. आपके ऑफिस में कई बार ये समस्याएं रखी जा चुकी हैं, बट नो परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस मीनेंस हैव बीन फाउंड. लेकिन अब तक कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया. इट इज़ अ पीटी दैट इवन व्हेन देयर इज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अदर लोकेलिटीज़. बाकी जो लोकेलिटीज़ हैं, बाकी जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर होती है. आवर लोकेलिटी रिमेंस डार्क. और हमारे लोकेलिटी में अंधकार छाया रहता है. द वायर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई टू आवर लोकेलिटी आर ओल्ड एंड वर्न आउट. जो जिस वायर के द्वारा हमारे लोकेलिटी में सप्लाई की गई है, वो वायर भी पुरानी हो चुकी है और वो जल चुकी है. द ट्रांसफार्मर वर फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू अस इज आल्सो एन ओल्ड वन. जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं वो भी पुराने हो चुके हैं. देयर इज ऑलवेज सम डिफेक्ट. उनमें अक्सर कोई ना कोई डिफेक्ट, कोई ना कोई कमियां आती रहती हैं किसी वायर्स में और ट्रांसफार्मर में. इनफैक्ट ऑल द वायर्स एज वेल एज द ट्रांसफार्मर नीड टू रिप्लेस्ड. वास्तव में अगर बात करें तो जितने भी वायर्स, जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है. ओनली देन द प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिस्टोर टू दिस लोकेलिटी. और तभी इस लोकेलिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसे रिस्टोर की जा सकती है. आई होप यू वुड लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट एंड रेड्रेस आवर ग्रीवेंस. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस मैटर में, इस मामले में जितनी जल्दी हो सके आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे और हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे. थैंक यू. नाउ आप इस लेटर को ध्यान दें. इस लेटर के राइट साइड में आपको योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली ऐसा करके आपको अपना नाम लिखना होगा. उसके बाद एड्रेस लिखने होंगे. इस डेट को आप चाहें तो लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे लिख सकते हैं. दिस इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ द लेटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. राइट अ रिपोर्ट एज द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल. आपको अपने स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है. इस संदर्भ में एक रिपोर्ट लिखनी है. रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इस संदर्भ में भी मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. फिलहाल इस आंसर को देखा जाए. ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है. नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपकी हेडिंग हो गई. आप इसके लेफ्ट साइड में डेट डाल देंगे और प्लेस डाल देंगे. जैसा कि आपको दिख रहा है, दिल्ली 12 नवंबर 2020, 2022, 2023, जो भी आप चाहें वाटेवर आप लिख सकते हैं. और इसके ठीक राइट साइड में आप अपना नाम लिखेंगे. बाई पंकज सोनी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिख सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रिपोर्ट. अब रिपोर्ट के बारे में पढ़ा जाए. अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर कॉलेज KBGICMOR बघाड़ू सोनभद्र. हमारे कॉलेज KBGICMOR बघाड़ू सोनभद्र के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड की गई थी ऑन 12 नवंबर 2022, 12 नवंबर 2022 को. इट वाज हेल्ड इन द स्कूल हॉल. ये विद्यालय के हॉल में, सभा वाले रूम में आयोजित की गई. द चीफ गेस्ट ऑफ द कैंप, जो इस कैंप के चीफ गेस्ट थे, वाज द SDO ऑफ द सिटी. वो शहर के SDO थे. अ टीम ऑफ 15 डॉक्टर्स, 15 डॉक्टरों की एक टीम, एंड नर्सेस ऑफ एम्स, और एम्स की कुछ नर्स, केम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड कलेक्शन के लिए आए हुए थे. अबाउट 25 बॉयज हैड वॉलंटियर्ड फॉर डोनेटिंग ब्लड. लगभग 25 लड़कों ने स्वेच्छित रूप से ब्लड डोनेशन किया. आई वॉज ऑल्सो इंथुआस्टिक फॉर डोनेटिंग माई ब्लड. मैं भी अपने ब्लड को देने के लिए काफ़ी उत्सुक था. देयर वर ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट पीपल ऑफ द सिटी
हु वर देयर टू डोनेट ब्लड। उस सिटी के, हमारे शहर के और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट, बहुत सारे प्रसिद्ध लोग भी आए हुए थे जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे थे। अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट, प्रशंसा का एक सर्टिफिकेट भी दी जा रही थी। डोनेशन कार्ड भी दी जा रही थी। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको कुछ खाने पीने के लिए दी जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशमेंट। वाज गिवन टू ईच डोनर एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के टोकन के रूप में लोगों को एक एप्रिसिएशन की सर्टिफिकेट मिल रहा था। डोनेशन कार्ड के साथ साथ रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित सेक्शन है आपका। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस सेक्शन। चेंज एनीवन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं। फर्स्ट वन इज द टीचर सेज हिज सिस्टर इज अ गुड गर्ल। आप ध्यान दें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सेज वर्ड है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस में आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। नाउ आंसर इज द टीचर सेज दैट। अब आप इस हिज को हिज ही रहने देंगे। हिज सिस्टर इज अ गुड गर्ल। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ दैट लगा करके लाइन को जोड़ देना था, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि फ्यूचर में होता तब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू माई फ्रेंड वाई डू यू लाफ। मैंने अपने फ्रेंड से कहा वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंसते हो। एंड नाउ आंसर इज आई आस्क्ड माई फ्रेंड। आप ध्यान दें, ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात आप इसे सेड को आप आस्क्ड में चेंज करेंगे, आई आस्क माई फ्रेंड। और यदि कोई क्वेश्चन वर्ड लाइन में यूज हुए हैं सेंटेंस में, तो उसी क्वेश्चन वर्ड को आप कनेक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, अर्थात आई आस्क माई फ्रेंड वाई। और आप अब इस यू को चेंज जब करेंगे तो फ्रेंड के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, और फ्रेंड हो सकता है कोई बॉय हो या गर्ल हो, अर्थात आप यहाँ ही आर सी कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड आंसर इज आई आस्क माई फ्रेंड वाई ही आर सी लाफ्ड। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उनको आपको चेंज करने हैं जैसा कि ब्रैकेट्स में इंडिकेट किए गए हैं। ओपन द विंडोज पैसिव वॉइस, इस लाइन को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब आप इस लाइन को जब कभी भी कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिले तो आप उसे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू की सहायता से बना सकते हैं। सो नाउ आंसर इज यू आर ऑर्डर्ड, आर रिक्वेस्टेड, आर एडवाइज्ड। ये तीनों सेंस में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपको आदेश दिया हो विंडो खोलने के लिए, हो सकता है किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की हो, या हो सकता है किसी ने आपको सलाह दी गई हो। आप किसी भी एक तरीके से बनाएंगे तो आंसर इज द राइट आंसर, आपका आंसर सही होगा। ये आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, और इसके बाद आप इस पूरे सेंटेंस को यदि उतार देते हैं तो आपका आंसर राइट होगा। ये सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस में फार्मूला काम करेगा। जब कभी भी आपको कोई भी लाइन वर्ब से स्टार्ट मिले तो आप उसको इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप लेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना होगा। ओपन द विंडोज में विंडो जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है तो उसे आप सब्जेक्ट बनाइए। लेट द विंडोज, यहाँ आप ध्यान दें लेट मैंने यूज किया, विंडोज को सब्जेक्ट के रूप में चेंज किया, और आप अब शुड बी का यूज करिए और जो वर्ब दिया उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। सो नाउ आंसर इज लेट द विंडोज शुड बी ओपन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करिए। प्यून इज रिंगिंग द बेल। यहाँ आप ध्यान दें, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये लाइन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आप इसे बीइंग की सहायता से चेंज करेंगे। आप द बेल को आगे ले आइए, द बेल इज बीइंग। आप रिंगिंग का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करिए, रंग बाय द प्यून। आप ध्यान दें पैसिव वॉइस में किसी भी हालात में V3 के अलावा दूसरा वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, अर्थात आप इसे रिंग का थर्ड फॉर्म रंग का इस्तेमाल करके बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव द सिनोनिम्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से दो के सिनोनिम्स आपको बताने हैं। फर्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का सिनोनिम पर्यायवाची सेव होता है, आर प्रिजर्व कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सीरियस, जिसे हम डेलिब्रेट, सिंसियर, आर ग्रेव, तीनों में से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेव के लिए आप बोल्ड, करेज या फियरलेस, इन तीनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव द एंटोनिम्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से दो के आपको एंटोनिम्स बताने हैं। फर्स्ट वर्ड इज होप। होप को आप डिस्पेयर और फियर कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों एंटोनिम्स हैं इसके। बून वरदान को कहा जाता है, आप इसे कर्स या बैड लक भी लिख सकते हैं। रिवील प्रकट करना को कहते हैं, जिसके लिए आप काउंसिल या हाइड, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको होमोफोन्स नज़र आ रहे होंगे। इन होमोफोन्स को आपको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करने हैं ताकि इनके मीनिंग्स क्लियर हो सकें। आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ई, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट डिफरेंसेस इन दियर मीनिंग क्लियरली। आपको कोई दो वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं ताकि इनके मीनिंग्स क्लियर हो सके। फर्स्ट वर्ड इज कैरियर। कैरियर का मतलब होता है जीवन। एवरीवन हैज अ डिस्टिंग्विश कैरियर। प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है, वो अलग अलग होती है। और सेकेंड वन इज कैरियर, ये भी वर्ड कैरियर है। आप ध्यान दें, होमोफोन्स जो होते हैं उनके उच्चारण एक जैसे होते हैं, लेकिन स्पेलिंग्स में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। आप ध्यान दें, फर्स्ट कैरियर की स्पेलिंग CAREER है एंड सेकेंड वन इज CARRIER। ये कैरियर वाहक जो आपके साइकिल में लगी होती है उसके लिए ये कैरियर आता है। सी हैज़ गॉट अ जॉब एज अ लेटर कैरियर। उसे लेटर कैरियर यानी पत्रवाहक के रूप में एक नौकरी मिली। ये आप इस तरह से कोई भी आप सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्ड की बात करें, साइट एंड साइट। फर्स्ट वर्ड जो साइट है, इसका तात्पर्य है प्लेस। इट इज़ अ गुड साइट फॉर द स्कूल। ये स्कूल के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैनी पीपल वर साइटेड टू द विटनेस द डाइवर्स प्रोसीडिंग। बहुत सारे लोग साइटेड करते हैं, उदाहरण देते हैं। साइट का मतलब होता है उदाहरण देना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इनके लिए आपको सिंगल वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड इज वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीवोरस। ध्यान दें, ओमनी प्रेजेंट इस्तेमाल होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, उसके लिए ओमनी प्रेजेंट इस्तेमाल होता है, सर्वव्यापी। ओमनीसाइंट सर्वज्ञाता के लिए यूज होता है, जो सब कुछ जानता है। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली के लिए यूज होता है। ओमनीवोरस सर्वाहारी के लिए यूज होता है, जो सब कुछ खाते हैं। अर्थात योर राइट आंसर इज सेकेंड, ओमनीसाइंट, वन हु नोज एवरीथिंग। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय द ऑथर। किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो कि किसी ऑथर के द्वारा लिखी गई हो, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं या मेमोर कहते हैं। तो आप ध्यान दें, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखे। बायोग्राफी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी जाती है। बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची होती है। मेमोयर, जिसे संस्मरण के नाम से आप जानते हैं, जब जीवन के किसी एक हिस्से के बारे में कुछ लिखी जाती है, दैट इज मेमोयर। अब हम बात करें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय द ऑथर। इसका जो राइट आंसर है वो है बायोग्राफी। जो राइट आंसर है वो बायोग्राफी है।
यानी कि जीवनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेज। आपको कुछ इडियम्स दिए गए हैं, उन्हें आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करिए ताकि उनके मीनिंग्स क्लियर हो सकें। फर्स्ट इडियम्स इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसको हिंदी में कहते हैं झगड़े की जड़। जम्मू एंड कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जम्मू और जो कश्मीर है वो झगड़े का मेन जड़ है। नेक्स्ट क्रोकोडाइल टीयर्स, जिसे हम घड़ियाली आंसू के रूप में जानते हैं, या दिखावे का अगर आंसू है तो उसे हम क्रोकोडाइल टीयर्स के रूप में जानते हैं। सी सेड क्रोकोडाइल टीयर्स व्हेन सी बीट हर ब्रदर। जब वो अपने भाई को बीट करती है, पीटती है, तो घड़ियाली आंसू दिखाती है। दिस इज द सेंटेंस फॉर पॉइंट आउट आर क्लियरिफाई द मीनिंग्स ऑफ दी फॉलोइंग इडियम्स। जो इडियम्स दिए गए हैं उनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बना करके दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको एक पैराग्राफ दी जाएगी जिसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखें। आप इस वीडियो के माध्यम से 11वीं में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर आपको मिलने वाले हैं उसका एक मॉडल, उसका एक प्रतिरूप, एक प्रतिदर्श मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। आपको 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं 30 से 40 शब्दों में। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये आपके प्रोज सेक्शन से ली गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट। जो ग्रैंड मदर थी वो सीधा क्यों नहीं चल पा रही थी। द ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट एंड फ्लैट। जो दादी थी वो थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी सी बौनी थी। एंड शी वॉज स्लाइटली बेंड ड्यू टू हर एज। और वो चूँकि थोड़ी सी बेंट हो चुकी थी, वो थोड़ी सी झुक चुकी थी, यही कारण था अपनी उम्र के कारण कि वो सीधा नहीं चल पा रही थी। हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे। क्रिसमस हॉलीडे जो था वो किस तरीके से उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। दे सेलिब्रेट क्रिसमस हॉलीडे विद द क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर। नए वर्ष में भी जो वेदर था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। बट दे सेलिब्रेटेड द डे विद द होप दैट द वेदर कुड चेंज सून। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ इस आशा के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट किया कि ये जो वेदर है, ये जो मौसम है वो जल्द ही चेंज होगा, वो बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द हैप्पीनेस हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के लिए जो आधे घंटे का जो समय होता था दिन का, वो कैसे हैप्पीनेस, कैसा वो खुशी का समय होता था, इस बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। द ग्रैंड मदर वुड सिट इन द बरामदा। जो दादी थी वो बरामदे में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। फॉर द स्पैरोज, स्पैरोज के लिए। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वुड गैदर अराउंड हर। उनके चारों ओर सैकड़ों स्पैरोज, चिड़ियाँ चली आती थीं। दे वुड पर्च ऑन हर लेग्स। ये चिड़ियाँ उनके पैर पे भी पर्च करती थी, चोंच मारती थी। सोल्जर्स उनके कंधों पे मारती थी। एंड इवन ऑन हेड, उनके सर पे भी मार देती थी। फीडिंग द स्पैरोज वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो स्पैरोज को फीडिंग करने का जो समय था ये उनके जीवन का सबसे हैप्पीनेस वाला पल था, सबसे खुशहाल वाला क्षण हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। जो दादी हैं और जो खुशवंत सिंह हैं इनके बीच की जो फ्रेंडशिप थी उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, डिस्क्राइब करना है। खुशवंत सिंह's grandmother was closely involved in bringing him up, and when Arthur lived with her in the village during his early life.
जब उसका इस आथर का जो प्रारंभिक जीवन था वो गांव में गुजरा और उनके साथ दादी रहा करती थी और वही उनको ब्रिंगिंग करती थी, उनका पालन पोषण करती थी। सी यूज टू वेक हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में वो जल्दी उसे जगा दिया करती थी। वाइल बाथिंग एंड ड्रेसिंग हिम, जब वो उनको नहलाती थी, उनको कपड़े पहनाती थी। सी सैंग हर प्रेयर्स, वो अपना प्रार्थना भी उस समय गाती रहती थी। शी होप दैट द यंग बॉय वुड लर्न इट बाई हर्ट, और वो ये उम्मीद करती थी कि ये लड़का भी उसे दिल से लर्न करेगा, याद करेगा। शी देन गेव हिम ब्रेकफास्ट, और फिर उसको ब्रेकफास्ट देती थी। ब्रेकफास्ट में स्टेल चपाती, एक बासी जो है उसको रोटी मिलता था विद बटर, बटर के साथ, एंड शुगर और चीनी के साथ। देन दे वुड गो टुगेदर टू द टेम्पल स्कूल, और फिर वो वहाँ से टेम्पल स्कूल के लिए दोनों साथ साथ निकल जाते थे। वाइल द आथर लर्न हिज लेसन, आथर अपना वहाँ जाकर के लेसन लर्न करता था। द ग्रैंड मदर वुड रीड होली बुक्स, जो दादी थी वो पवित्र बुकों को, धार्मिक किताबों को पढ़ती थी। दे रिटर्न होम टुगेदर, और दोनों साथ साथ घर को रिटर्न हो जाते थे। अ टर्निंग पॉइंट केम इन दियर फ्रेंडशिप, उनके मित्रता में जो टर्निंग पॉइंट आता है, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम टू सिटी, जब आथर के पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उसको सिटी के लिए बुलाते हैं, तो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। आल्दो दे शेयर्ड अ रूम, ये लोग एक रूम शेयर करते थे। शी कुडंट हेल्प हिम मच, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनकी सहायता नहीं कर पाती है। शी हेटेड म्यूजिक, वो म्यूजिक से नफरत था उनको। साइंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन, जो विज्ञान या जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो वेस्टर्न जो पाश्चात्य शिक्षा थी, इनसे उनको नफरत थी दादी माँ को। द कॉमन लिंक ऑफ दियर फ्रेंडशिप वाज ग्रेजुअली स्नैप्ड, और जो उनके बीच का जो कॉमन लिंक था वो धीरे धीरे छिन जाता है। वाट डैमेज डिड वेव वॉकर सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वीदर, जब बैड वीदर होता है तो जो वेव वॉकर जो नाव था, जो शिप था, वो किस तरह से इसको सफ़र करता है और क्या डैमेज होता है, ये आपको बताना है। द स्टॉर्मी वीदर एंड द हाई वेव्स हैड सेवरली डैमेज द वेव वॉकर, ये जो वेव वॉकर है इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। आल्दो इट वाज अ स्टर्डी बोट, चूँकि ये बहुत मजबूत बोट था। इट वाज नाउ सिंकिंग बिकॉज अ वेव हैड ब्रोकन द हल ऑफ इट, चूँकि इस वेव वॉकर में एक होल हो जाता है, टूट जाता है ये स्टॉर्मी वीदर के कारण। यही कारण था कि ये जो वेव वॉकर है वो धीरे धीरे सिंकिंग करने लगता है, डूबने लगता है। द नरेटर एंड द सेलर्स डेस्परेटली ट्राइड टू पंप द वाटर आउट ऑफ द बोट, जो नरेटर है और जो साथ ही साथ जो सेलर्स थे वो लगातार पंप करने का प्रयास करते हैं ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। हाउएवर द बोट वाज स्लोली सिंकिंग, फिर भी जो बोट था वो धीरे धीरे डूबता हुआ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पोएट्री से संबंधित है। पोएट्री जो कि आपके फर्स्ट जो पोएम है अ फोटोग्राफ शर्ले टॉल्सन के द्वारा, इसी पर्टिकुलर पोएम की ये स्टेंजा है। सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, see Betty and Dolly, she had say and look how they dressed us for beach, the sea holiday was her past, mine is her laughter, both vary with the labored ease of loss। ये पर्टिकुलर स्टेंजा आपके ही पोएम अ फोटोग्राफ का स्टेंजा है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए गए हैं, इसके लिए बोर्ड एग्जाम्स में आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। एज आई हैव टोल्ड यू द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ फोटोग्राफ, मैंने आपको पहले ही बताया अ फोटोग्राफ पोएम से ली गई है। वेयर डिड द पोएट्स मदर इंजॉय हर हॉलीडे, जो पोएट की माँ है वो अपना हॉलीडे कहाँ इंजॉय करती थी। द पोएट्स मदर वाज वेरी प्रेटी एट द एज ऑफ 12, जो पोएट की माँ 12 वर्ष की जब थी तो बहुत ही सुंदर थी। एंड सी इंजॉयड हॉलीडे एट सी शोर, और वो समुद्र तट पर अपने हॉलीडे को इंजॉय करती थी। व्हाट वाज पास्ट ऑफ पोएट्स मदर, जो पोएट्स की मदर है उसकी पास्ट क्या थी, उसका जो हैबिट था, उनकी जो हॉबी था वो क्या था। द सी हॉलीडे वाज द पास्ट ऑफ पोएट्स मदर, जो पोएट की मदर का जो पास्ट था, जो मनोरंजन, जो इन्जॉयमेंट था वो था सी हॉलीडे। वाई वुड द पोएट्स मदर लाफ, जो पोएट की माँ है वो क्यों लाफ करती है, क्यों हंसती है। द पोएट्स मदर
वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, जो पोएट की मदर है उस स्नैपशॉट पे लाफ करती है, बिकॉज इट डिपिक्टेड ए सीन इन विच शी एंड कजन वर ऑन अ बीच। चूँकि इस फोटोग्राफ में, इस स्नैपशॉट में एक ऐसा सीन था, एक ऐसा दृश्य था जो ये बताता है कि जो उनके कजन दो थे, जो आथर है, जो आपकी पोएटेस है, उसके दो कजन और उसकी माँ किस तरीके से बीच पे ड्रेस करती थी, पहनती थी और किस तरीके से जाती थी। हु वर बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली ये दो कौन बच्चियां हैं? एंड आंसर इज बेटी एंड डॉली वर द टू यंगर कजन ऑफ द पोएट्स मदर। पोएट की जो माँ है, उस पोएट की माँ की ये दोनों कजन हैं, चचेरी ममेरी बहनें हैं। एंड बोथ बेटी एंड डॉली accompanied her on a sea holiday in their childhood days। जब वो बचपन में थी तो ये दोनों बहनें, बेटी और डॉली, ये दोनों इस पोएट की माँ के साथ 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 जाया करती थी। नेम द कंपोजर्स ऑफ द पोएम, आपको मैंने अभी बताया इस पर्टिकुलर पोएम के कंपोजर, इस पर्टिकुलर पोएम के पोएट, जिसका नाम शर्ले टॉल्सन है। सो शर्ले टॉल्सन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है इस पोएम का। सेंट्रल आइडिया ऑफ फोटोग्राफ का आपको लिखना है। यदि आप चाहें तो आप इसे हमारे वीडियो जो फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ले टॉल्सन की पोएम हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फोटोग्राफ इज दैट बोथ पोएट एंड मदर इनकाउंटर लॉस एट डिफरेंट फेजेज ऑफ टाइम। इस पर्टिकुलर पोएम में जो मेन जो थीम है वो ये है कि जो पोएट है और उसकी जो माँ है, ये दोनों डिफरेंट फेजेज ऑफ टाइम, यानी कि अलग अलग ये जो समय का स्टेज है, जो फेज है, उसका उस पर जो लॉस होता है उसको इनकाउंटर कर रही हैं। द मदर सफ़र डिस्टॉर्शन ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, माँ का चाइल्डहुड पूरी तरह से लॉस हो चुका है। एंड पोएट सफ़र डिस्टॉर्शन ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ हर मदर, और ये जो पोएट है ये इसकी माँ का लॉस हो चुका है, यानी इसकी माँ मर चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो सिचुएशन आर सेम, दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। माँ की बचपन जा चुकी है एंड बिटिया के लिए माँ जा चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लबरनम टॉप, ये भी पोएम हमने आपको पढ़ा रखा है। द पोएम द लबरनम टॉप बाई 10 हुज डिस्क्राइब अ म्यूचुअल रिलेशनशिप between a laburnum tree which is large, beautiful but quite alone, and goldfinch bird which is quite amusing, beautiful but without a shelter। ये दो लोगों के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो पारस्परिक मित्रता है, उसके बारे में इस पोएम में हम वर्णन पाते हैं, जिसमें एक गोल्ड फिंच नाम की पक्षी है और एक दूसरा लबरनम का टॉप है। लबरनम ट्री गिव्स हाउसेस टू द बर्ड एंड इट यंग चिक्स एंड द बर्ड इन टर्न टेक्स अवे इट डेड साइलेंस। ये जो लबरनम टॉप है ये बर्ड के बच्चों के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है, और बदले में ये जो लबरनम टॉप का जो साइलेंस है वो ये पक्षियाँ ले लेती हैं। दस द पोएट हियर इन द पोएम वांट्स टू टेल द रीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद ईच अदर। अगर इस तरीके से हम समझ पाएँ तो हम पाते हैं कि इस पर्टिकुलर कविता के माध्यम से जो कवि है वो ये बताने का प्रयास करता है कि एक साथ रहने का क्या इम्पोर्टेंस होता है। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड थिंग्स, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं। वी शुड लिव विद ईच अदर एंड ऑलवेज ट्राई टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड। हमें हमेशा एक साथ रहने का प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे के सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। एंड द अदर्स विल आल्सो डू द सेम, तो दूसरे लोग भी उसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से एक प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वाज इट डिफिकल्ट अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजन मुराद विद ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जो कजन है मुराद, वो जब ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ जब आता है तो ये अरम को क्यों नहीं बिलीव होता है, क्यों नहीं विश्वास होता है, ये क्या कारण था, ये आपको बताना है। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजन मुराद विद द ब्यूटीफुल हॉर्स। ये बहुत ही कठिन था अरम के लिए
विश्वास करना कि उसका जो चचेरा भाई मुराद है उसके पास एक सुंदर सी सफ़ेद घोड़ा है। बिकॉज दियर फैमिली वाज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पुअर्टी एंड पीपल अराउंड डिडंट इवन नो फ्रॉम वेयर एंड हाउ दे गॉट द मनी टू बाई फूड एंड लाइफ। चूँकि इसका जो परिवार था वो एक्सट्रीम पुअर्टी से सफ़र कर रहा था, अत्यधिक गरीबी से जूझ रहा था, और लोगों को यहाँ तक ये भी नहीं पता होता था कि अगर उनको फूड की प्रॉपर व्यवस्था करनी है, उनको अगर ज़िंदा रहना है, तो कहाँ से पैसा आए कि उनको भोजन मुहैया हो पाए, तो ये भी नहीं पता था। और ऐसी स्थिति में एक वाइट हॉर्स का आ जाना मुराद के पास, ये अरम को बिलीव करने में डिफ़िकल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेस एस डॉटर। जब वो कहता है कि मैं मिसेस एस का डॉटर हूँ, तो क्यों नहीं जो डॉर्लिंग है ये क्यों नहीं विश्वास करती हैं। तो मिसेस डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओपनिंग any further, and her face absolutely gave no sign of recognition. She kept on staring at the woman in silence. जब ये मिसेस डॉर्लिंग के दरवाजे पे जाता है और ये बताता है कि मैं मिस एस की डॉटर हूँ, तो वो दरवाजे को पूरे खोलने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, और ये पूरी तरह से इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि ये जो मिसेस डॉर्लिंग है ये इस बच्ची को नहीं पहचान रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का जवाब आपको देना है। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम द कजन मुराद। कजन मुराद का किस प्रकार से इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ता है, कैसा प्रभाव आपको नज़र आता है, ये आपको बताना है। He was considered one of the craziest members of the Garogleanian tribe। जो गैरोग्लेनियन ट्राइब था, जो समुदाय था, उसमें ये क्रेजिएस्ट मेंबर्स के रूप में जाना जाता है। He was full of life and loved following his passions। वो जो है पूरी तरह से जीवंत, यानी कि पूरी तरह से एक उन्मुदा जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था। एंड लव्ड फॉलोइंग हिज पैशंस, अपनी पैशन से, अपनी इच्छाओं से उसे बड़ा लगाव था। विदाउट केयरिंग फॉर पीपल अराउंड हिम, वो अपने चारों ओर के लोगों की कोई केयर नहीं करता था। ही कुड डू एनीथिंग टू डू थिंग्स ही लव्ड, जिन चीज़ों को वो पसंद करता था उनको करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ओनली अ क्रेजी बॉय लाइक हिम कुड टेक द हॉर्स फॉर राइडिंग एट अर्ली डॉन एवरी डे। कोई क्रेजी, कोई पागल लड़का ही होगा जो इस तरीके से किसी घोड़े को सवारी करने के लिए प्रतिदिन सुबह इस तरीके से चुरा करके सवारी करता होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड नरेटर कम टू नो अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एंड द एड्रेस वेयर शी लिव्ड। जो डॉर्लिंग है वो किस तरीके से जानती है, किस तरीके से नरेटर को पहचानती है, और किस तरीके से एड्रेस जो है उसका पता चलता है कि उसके पता कहाँ है। आंसर इज द नरेटर्स मदर मस्ट हैव गिवन मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस टू द नरेटर बिफोर हर डेथ। मृत्यु से पहले जो नरेटर की जो माँ थी उसने मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस पता दे रखा था। शी मस्ट आल्सो हैव टोल्ड द नरेटर दैट शी वॉज द सेम लेडी whom she had seen taking the household articles such as cutlery, upholstery, furniture, etc etc। और जो नरेटर्स की माँ है उसने ये भी बताया कि ये वही महिला है जिसे उसने हाउस होल्ड आर्टिकल्स को टेकिंग करते हुए देखा था, रखते हुए, ले जाते हुए देखा था ड्यूरिंग हर वेकेशन, अपने छुट्टियों के दौरान। बिसाइड्स शी हैड मेटिकुलसली केप्ट द एड्रेस गिवन टू हर बाई हर मदर। She had looked at the address so many times, she had memorized it. After the war was over, the first thing the narrator did was visit Mrs. Darling to take her mother's belongings back। जो वार के जब बाद की बात है, आफ्टर द वार वाज ओवर, जब वार ख़त्म होता है तो जो पहली चीज़ नरेटर ने किया वो ये किया कि वो मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस पे विजिट करता है ताकि वो अपने बिलोंगिंग्स को, अपने सामानों को वापस ला सके जो मिसेस डॉर्लिंग उसके घर से ले जा चुकी थी।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।